इकराम शाह ने ताबानी और मुराद को एक बड़ी सी वैन खरीद कर दी। उन्होंने उस वैन को एक प्राइवेट एम्बुलेंस और मोबाइल दवाखाना बनाया। उसके पिछले हिस्से में मरीजों या जख्मियों के लिए 2 बेड स्ट्रेचर की जगह रखी। बाकी हिस्सों में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए दवाओं का अच्छा खासा जखीरा रखा। इकराम शाह ने हिलाल अहमर के इदारे से ये इजाजतनामा हासिल किया था कि ताबानी और मुराद मेडिकल फर्स्ट एड की तरबियत हासिल कर चुके हैं और ये दोनों मोबाइल शिफा खाने के जरिए अवाम को सस्ती दवाएं फराहम करने और उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने के मजाज हैं। वो पिछले कई दिनों से लाहौर की सैर करते रहे और ऐसे अहम मकामात को जहन नशीन करते रहे जिन्हें कभी सियासी जरूरत के वक्त तखरीबकारी के लिए टारगेट बनाया जा सकता था। इस दौरान में इकराम शाह ने उनके लिए मोबाइल शिफा खाने और एम्बुलेंस के इंतजामात कर दिए थे। इस बड़ी सी वैन के अतराफ लिखवाया था ताबानी मुराद रियायती दवाखाना और एम्बुलेंस। वो एयर कंडीशनड एम्बुलेंस और दवाखाना थी। उस वैन के निचले हिस्से में भी दवाओं का जखीरा रखने के लिए एक स्टोर बनाया गया था। इस स्टोर की बनावट ऐसी थी कि उसे खोलने पर दवाएं नजर आती थीं, लेकिन उनके पीछे खुफिया खाने में टाइम बम, रिमोट कंट्रोल बम, टीटी और क्लैशनकोफ वगैरह छुपा कर रखे जाते थे। इकराम शाह, उसकी बेगम और बड़ी बेटी रखशंदा ये राज जानते थे कि ताबानी और मुराद रॉ के एजेंट हैं, लेकिन छोटी बेटी फरखंदा और फरी से ये बात छुपाई गई थी क्योंकि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे जमशेद से मोहब्बत करती थी और जमशेद भी 6 माह के अंदर ट्रेनिंग मुकम्मल करके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एक अफसर बनने वाला था। जमशेद पहले ही दिन से ताबानी और मुराद पर शुबा कर रहा था। उसने फरी से कहा था कि इनकी असलियत मालूम करने के लिए उसे इन दोनों पर नजर रखना होगी, लेकिन इस तरह कि उन्हें जासूसी का शुबा न हो। मगर फरी अनाड़ी थी। उनकी टोह में इस तरह रहने लगी कि वो समझ गए कि जमशेद उससे जासूसी करवा रहा है। उसके वालिदैन और बहन रखशंदा ने इसलिए उसे राजदार नहीं बनाया था कि वो जमशेद की दीवानी थी। इकराम शाह ने कहा, फरी, तुम्हारे इम्तिहानात हो चुके हैं। मैं कल की फ्लाइट का टिकट ले रहा हूँ। तुम नाना नानी के पास इस्लामाबाद चली जाओ। वो बोली, डैडी, आप क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? इकराम शाह बोला, तुम अपने नाना नानी की लाडली हो। वो हर बार फोन पर यही कहते हैं कि इम्तिहानात खत्म होते ही तुम्हें उनके पास भेज दिया जाए। फरी बोली, नो डैड, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा दिल लाहौर छोड़ने को नहीं चाहता। मैं नाना नानी से कहूंगी कि वो यहाँ मेरे पास आ जाएं। इकराम शाह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? यहाँ पहले ही वो मेहमान नामालूम मुद्दत के लिए आए हुए हैं, ऊपर से नाना नानी को बुलाओगी? फरी बोली, नाना और नानी की तरह इन मेहमानों से खून का रिश्ता नहीं है। खामखा मेहमान बलाए जान बने हुए हैं। इकराम शाह डांट कर बोला, शट अप, आहिस्ता बोलो, वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे? फरी बोली, वो क्या कहेंगे? मैं ही साफ साफ कहती हूँ, मुझे झूठे और फ्रॉड लगते हैं। कहते हैं अमेरिका से आए हैं, उनके बाप ने भी कभी अमेरिका नहीं देखा होगा। सच्चाई इतनी कड़वी थी कि इकराम शाह ने गुस्से से एक तमाचा जड़ दिया और गरज कर बोला, गेट आउट यू फूल। कल सुबह की फ्लाइट से तुम जा रही हो। अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारी टांगे तोड़कर हमेशा के लिए घर में बिठा दूंगा और वो जमशेद इस कोठी के सामने से भी गुजरेगा तो मैं उसे दुनिया से गुजार दूंगा। वो गुस्से से पांव पटकता हुआ चला गया। फरी सकते की हालत में खड़ी रह गई। बाप ने शायद बचपन में कभी उसे मारा हो, लेकिन होश संभालने के बाद कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। वो हैरान थी कि वो दोनों मेहमान क्या इतने अहम, इतने अजीज हैं कि बाप उनकी खातिर एक तमाचा तो क्या, गोली भी मार सकता है। बाप अगर बाप की तरह मारता तो दुख न होता। उसे ऐसे लग रहा था कि उसे गैर समझकर अपने घर से और अपने मामलात से दूर रखने के लिए उस पर हाथ उठाया गया है। अगर वो घर से नहीं जाएगी तो उसके साथ उससे भी बुरा सलूक किया जाएगा। वो अपने कमरे में आ गई। उसने फोन पर जमशेद से कहा, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। जमशेद ने कहा, एक दिन हर लड़की को हमेशा के लिए मैके से जाना पड़ता है। वो बोली, अगर तुम मेरी बात को मजाक समझोगे तो मैं फोन बंद कर दूंगी। जमशेद बोला, समझ गया, मामला संगीन है। ये बताओ, हमेशा के लिए कहाँ जा रही हो? वो बोली, क्या इतना भी नहीं समझते कि हमेशा के लिए दुनिया से जाते हैं? जमशेद बोला, मगर तुमने तो कसम खाई थी हम जिएंगे एक साथ और मरेंगे एक साथ। वो बोली, मैंने इसीलिए फोन किया है। आज आधी रात के बाद कोठी के सामने मेरा इंतजार करना। मैं चुपचाप आऊंगी, फिर हम दोनों रावी पुल पर जाकर वहां से छलांग लगाकर डूब मरेंगे। जमशेद बोला, हाँ, इस तरह एक साथ मरने की कसम पूरी हो जाएगी, लेकिन ये तो खुदगर्जी है। हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? वो बोली, बच्चे? हमारे बच्चे कहाँ से आ गए? जमशेद बोला, वही जो शादी के बाद होने वाले हैं। हम डूबेंगे तो हमारे साथ मासूम बच्चे भी पैदा होने से पहले डूब मरेंगे। वो बोली, तुम फिर मजाक कर रहे हो। जमशेद ने कहा, ये मजाक नहीं है। जवाब दो, मेरी आइंदा नस्ल का क्या होगा?
हमारे दीन में इसीलिए खुदकुशी हराम है कि हमारे साथ हमारी आइंदा नस्लें भी फना हो जाती हैं। हालात से लड़ने के लिए हमारे यहाँ खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। फरी बोली, मुझे नसीहतें न करो, मैं गुस्से में हूँ। जमशेद बोला, गुस्से की वजह तो बताओ। वो बोली, आज डैडी ने मुझे तमाचा मारा है, सिर्फ इतनी सी बात पर कि मैं इस्लामाबाद नहीं जाना चाहती। वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो फिर ठीक है, मैं दुनिया में ही नहीं रहूंगी। जमशेद बोला, वो तुम्हें कब इस्लामाबाद जाने को कह रहे हैं? फरी बोली, कल दिन के वक्त किसी भी फ्लाइट से। जमशेद बोला, कल बहुत दूर है, आज शाम गार्डन में मिलो, हम मौजूदा हालात के पेश नजर कोई अहम फैसला करेंगे। वो बोली, ठीक है, मैं शाम को मिलूंगी। उसने फोन रख दिया। दूसरे कमरे में उसके वालिदैन रखशंदा, ताबानी और मुराद बैठे हुए थे। इकराम शाह दूसरे फोन के जरिए बेटी और जमशेद की बातें सुन रहा था। फिर उसने भी रिसीवर रख दिया। फोन के लाउड स्पीकर से सभी ने उनकी गुफ्तगू सुनी थी। बेगम ने कहा, क्या आप खुद पर काबू नहीं रख सकते? उसे तमाचा मारने की क्या जरूरत थी? वो बोला, बेगम, जब तक उस पर धौंस और जबरदस्ती नहीं की जाएगी वो यहाँ से नहीं जाएगी। उसके साथ जमशेद भी हमारे लिए खतरा बना रहेगा। बेगम ने कहा, आप भूल गए कि वो कितनी जिद्दी है। 5 बरस पहले मैंने उस पर हाथ उठाया था तो उसने 6 ख्वाबावर गोलियां खाई थीं। फौरी तिब्बी इमदाद न दी जाती तो मर जाती। अब वो फिर डूब मरने की बात कर रही है तो जरूर खुदकुशी करेगी। इकराम शाह बोला, ऐसी औलाद को मर ही जाना चाहिए, वो नादान बच्ची नहीं है। क्या इतना नहीं समझ सकती कि मैं इतनी दौलत कैसे कमाता हूँ? वो रॉ से ताल्लुकात के बारे में नहीं जानती है। इतना तो समझती है कि मैं गैर कानूनी तरीकों से दौलत हासिल करता रहा हूँ, इसलिए उसे जमशेद जैसे कानून के मुहाफिजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वो तो रिश्तेदारी करके उसे हमारे सरों पर बिठाना चाहती है। ताबानी ने कहा, ये कोई बड़ा मसला नहीं, जमशेद को ठिकाने लगा दिया जाए तो उसके इशारे पर हमारी मुखालिफत करने वाली फरी ठंडी होकर जिद और बगावत भूल जाएगी। इकराम शाह ने कहा, ऐसा होगा तो वो तुम दोनों के खिलाफ जहर उगलने लगेगी। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे पुलिस वाले तुम दोनों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दें। रखशंदा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, वो छुप कर हमारी बातें सुन सकती है, वो अभी जाने वाली है। उसके जाने तक हम अपने अपने तौर पर कोई ऐसी तदबीर सोचते रहते हैं जिस पर अमल करके जमशेद से निजात हासिल कर सकें और फरी को हम में से किसी पर शुबा न हो। इकराम शाह ने नागवारी से कहा, मुझे फरी का बाहर जाना और जमशेद से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मुझे मसलहतन बर्दाश्त करना होगा। मुराद ने कहा, उसे जाने दें अंकल, जमशेद से मिलने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम भी अपना मोबाइल शिफा खाना ले जा रहे हैं, डिनर के वक्त से पहले आ जाएंगे। बेगम वहां से उठकर अपने बेडरूम में आई। उसने एक अलमारी खोलकर एक ज्वेलरी शॉप की रसीद निकाली। उसने 3 लाख रुपए के हीरे जड़े हुए जेवरात का सेट तैयार करने के लिए ज्वेलर को ऑर्डर दिया था। वो उसी सिलसिले की रसीद थी। उसने फरी के कमरे में आकर देखा, वो लिबास बदल कर बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने माँ को देखकर मुंह फेर लिया। आईने में देखकर अपने मेकअप का जायजा लेने लगी। बेगम ने पास आकर कहा, मेरी बेटी नाराज है? वो कुछ न बोली। बेगम ने कहा, तुम्हारे डैडी को तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने उन्हें खूब बातें सुनाई हैं और उनसे कह दिया है कि जब तक वो तुम्हें सॉरी नहीं कहेंगे मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी। फरी ने कहा, वो सॉरी कहें या ना कहें, मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगी। अगर यहाँ से गई तो समझ लें कि आप फिर कभी मेरा मुंह नहीं देखेंगे। बेगम बोली, खुदा न करे ऐसा हो, मैं दिन रात तुम्हारा मुंह देखने के लिए अपने पास तुम्हें रखूंगी, इस्लामाबाद नहीं जाने दूंगी। अब खुश हो? वो खुश होकर अपनी जगह से उठकर माँ के गले लग गई। माँ ने पूछा, कहीं जा रही हो? वो बोली, जिनाह गार्डन तक जा रही हूँ, आपकी कार ले जाऊं? माँ बोली, ले जाओ, मगर मेरा एक काम करो, वहां से हमारे ज्वेलर के पास चली जाओ, वो हीरों का सेट तैयार हो चुका होगा, ये रसीद देकर वो सेट ले आओ। वो माँ से रसीद और गाड़ी की चाबी लेकर कोठी के बाहर पोर्च में आई। वहां अहाते का बड़ा गेट खुला हुआ था। ताबानी और मुराद की एम्बुलेंस उस गेट से गुजरती हुई बाहर जा रही थी। फरी ने नागवारी से उन्हें जाते हुए देखा, फिर अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता उसे ड्राइव करती हुई कोठी के अहाते के बाहर आई। उसने सर्विस रोड पर आकर मेन रोड की तरफ दाएं बाएं नजरें दौड़ाई। उनकी एम्बुलेंस नजर नहीं आ रही थी। पता नहीं वो इतनी जल्दी कहाँ चले गए थे। वो अपनी कार ड्राइव करती हुई गार्डन के पार्किंग एरिया में आ गई। वहाँ जमशेद उसका इंतजार कर रहा था। उसने कार का दरवाजा खोलते हुए पूछा, मेरी जान का गुस्सा कुछ कम हुआ या नहीं? वो मुस्कुरा कर कार से निकलते हुए बोली, मैंने अपनी बात मनवा ली है, मम्मी ने कह दिया है कि मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगी। वो कार को लॉक करके गार्डन की तरफ जाने लगे। जमशेद बोला, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें मुझसे जुदा करने के लिए इस्लामाबाद भेजना चाहते थे,
फिर अचानक उन्होंने फैसला क्यों बदल दिया? फरी बोली, शायद डैडी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो मुझे इस्लामाबाद ना भेजने का फैसला करके मुझे खुश करना चाहते हैं। जमशेद बोला, जब तुमने फोन किया था तो इब्तिदा में तुम्हारे 2 फिक्रे मुझे सुनाई दिए थे, फिर तुम्हारी आवाज धीमी पड़ गई थी। इसका मतलब है दूसरे कमरे के फोन का रिसीवर उठाकर हमारी गुफ्तगू सुनी जा रही थी। वो नफरत से बोली, शायद उन्हीं 2 बदमाशों की ये हरकत होगी। ड्राइंग रूम और मेरे कमरे के दोनों फोन का एक ही कनेक्शन है। जमशेद बोला, दरअसल तुम सुराग रसानी के मामले में अनाड़ी हो। उन्हें शुबा हो गया है कि तुम मेरे लिए जासूसी कर रही हो। उनके दिल में चोर हैं, वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हैं, इसलिए मुझसे मोहतात रहते हैं। फरी बोली, तुमने कहा था कि मैं किसी तरह उनके पासपोर्ट चुरा कर लाऊं। मुझे अफसोस है मैं तुम्हारा इतना सा काम न कर सकी। जमशेद बोला, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें गाइड करता तो तुम उनके पासपोर्ट ले आती, लेकिन उन्होंने मोहतात होने के बाद पासपोर्ट ऐसी जगह रखा होगा जहां तुम नहीं पहुंच पाओगी। फरी बोली, अब ये मोबाइल दवाखाना लिए शहर में न जाने कहां कहां घूमते रहते हैं, इससे पता चलता है यहाँ काफी अरसे तक रहेंगे। जमशेद बोला, सुना है रियायती कीमत पर दवाएं देते हैं, जख्मियों की मुफ्त मरहम पट्टी करते हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाते हैं। गोया नेकी करते हैं और दरिया में डालते हैं। इनकी खिदमात के जरिए मुनाफा हासिल नहीं करते। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान आकर ना कोई कारोबार कर रहे हैं और ना ही दूसरे मुख्तलिफ जराए से अपना एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। हातिम ताई की तरह खिदमतगार बने हुए हैं। फरी बोली, क्या मुश्किल है? वो एक सायादार दरख्त के नीचे घास पर बैठ गई। जमशेद ने पूछा, किस मुश्किल की बात कर रही हो? उन दोनों से इतनी जल्दी निजात नहीं मिलेगी। फरी बोली, तन्हाई में तो निजात मिले। पहले हम जब भी मिलते थे बड़े ही शायराना और खूबसूरत अंदाज में प्यार भरी बातें करते थे। अब तो जब भी मिलते हैं उन्हीं कमबख्तों का जिक्र करते करते एक दूसरे से रुखसत हो जाते हैं। आज भी यही होगा। जमशेद बोला, नहीं होगा, लानत भेजो उन दोनों पर। अब हम अपनी बातें करेंगे। देखो कितना खूबसूरत बाग है, जैसी हम खूबसूरत जिंदगी चाहते हैं वैसा ही। अगर हमारे पूरे शहर में और पूरे मुल्क में ऐसी ही हरियाली हो और हमारी तरह तमाम पाकिस्तानियों के दिलों में ऐसे ही फूल खिलते हों तो फिर कोई करप्ट सियासतदान कौमी खजाना खाली करके पूरी कौम को नंगा नहीं करेगा। अभी तो हम ऐसी कौम हैं जो आदम और हव्वा की तरह अपनी बेलिबासी छुपाने के लिए अंजीर के पत्ते ढूंढ रहे हैं। फरी बोली, अगर मेरी मम्मी और डैडी की तरह लोग अपनी बेटियों को किसी मिनिस्टर या मिनिस्टरजादे से ब्याहने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा बुलंद मर्तबा हासिल करने के लिए चोर दरवाजों से दौलतमंद और VIP न बने तो फिर मोहब्बत करने वाले 2 दिलों को कोई जुदा न कर सकेगा। जहां मोहब्बत से शादी हुआ करेगी और मोहब्बत करने वाली नस्लें पैदा हुआ करेंगी। जमशेद बोला, हमारी शादी तो जरूर होगी और हजारों मुखालिफतों के बावजूद, और अगर न हुई तो मैं ताबानी और मुराद को गोली मार दूंगा। फरी बोली, पता नहीं वो 2 शैतान हमारे ही घर क्यों आए हैं और एक मोबाइल शिफा खाने के जरिए खिदमत खल्क क्यों कर रहे हैं। तुम जल्द ही साबित करने की कोशिश करो कि वो गलत बंदे हैं और शायद पाकिस्तानी नहीं हैं, बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। जमशेद बोला, अगर उनका पासपोर्ट मिल जाता तो। वो कहते कहते चौंक गया और नागवारी से बोला, ये हमारा रोमांस है, हम प्यारो मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। और हम फिर उन दोनों के तस्करे में उलझ गए। फिर वो अपना सर खुजाते हुए बोला, वाकई बड़ा मुश्किल है। वो दोनों हमारी मोहब्बत और हमारे तमाम खूबसूरत जज्बात पर हावी हो रहे हैं। चलो उठो, पहले मैं उन दोनों को अपनी जिंदगी से नोच कर फेंक दूंगा। वो उठकर खड़ा हो गया। फरी उसका हाथ पकड़कर उठते हुए बोली, तुमने अचानक क्या सोच लिया है? उनके खिलाफ क्या करना चाहते हो? वो पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगे। जमशेद ने कहा, मेरी नजर में अगवा करने और कत्ल करने वाले कई मुजरिम हैं। कोई सबूत न होने के बायस मैंने महकमे में उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं दी। आइंदा उनसे निमटने के लिए उन्हें नजरों में रखता हूँ। अब मैं उनके जरिए ताबानी को अगवा करवाऊंगा। फरी बोली, उसे अगवा करने से क्या हासिल होगा? जमशेद बोला, मैं शहर से दूर उसे एक मकान में कैद करूंगा, वहाँ टॉर्चर करने का तमाम सामान ले जाऊंगा, फिर 3rd डिग्री की ऐसी दरिंदगी करूंगा कि वो नीम मुर्दा होकर अपनी और मुराद की असलियत उगल देगा। वो कार में आकर बैठ गए। फरी कार आगे बढ़ाते हुए बोली, हम गुलबर्ग चल रहे हैं, वहाँ एक ज्वेलरी शॉप से हीरो का एक सेट लेना है। जमशेद बोला, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, पहले मुझे एक ऐसे मुजरिम के पास जाना है जिससे मैं काम लेना चाहता हूँ। फरी बोली, ऐसी भी क्या जल्दी है? जमशेद बोला, जरा अकब नुमा आईने में देखो, वो मोबाइल शिफा खाना दिखाई देगा। वो दोनों हमारा ताकुब कर रहे हैं। फरी ने अकब नुमा आईने का रुख बदल कर देखा। वाकई वो गाड़ी उनसे दूर थी लेकिन उनके ताकुब में थी। फरी ने रास्ता बदल दिया। जमशेद ने कहा, हीरा मंडी चलो। वो बोली, तौबा है, मुझे ऐसी जगह ले जाओगे? जमशेद बोला, मजबूरी है, मेरे काम का बंदा वहीं रहता है। वो कार उधर ले जाने लगी। जमशेद ने कहा, उस बंदे को रकम का लालच देना होगा। तुम जानती हो बड़े लोगों की तरह मेरा बैंक बैलेंस नहीं है। फरी बोली, कितनी रकम की जरूरत होगी?
होगी? वो बोला 20 या 25,000। फरी बोली मैं कल बैंक से निकलवा दूंगी। जमशेद बोला तो फिर समझो काम हो गया। ताबानी और मुराद बहुत फासला रख कर उनका ताकुब कर रहे थे। फिर ताबानी ने कहा ताज्जुब है, ये हीरा मंडी क्यों आए हैं? मुराद एक गली के मोड़ पर गाड़ी रोक कर देख रहा था। फरी की कार एक दूध वाले की दुकान के करीब रुक गई थी। जमशेद कार से निकलकर दूध वाले से कुछ कह रहा था। दूध वाले ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। फिर उसका एक मुलाजिम लड़का दौड़ता हुआ एक गली में चला गया। थोड़ी देर के बाद उस लड़के के साथ एक छोटे कद का मोटा सा आदमी आकर बोला सलाम बाऊजी, आपने बुलाया है? जमशेद ने पूछा तुम शाबे हो? वो बोला हाँ जी, नाम शाबान है मगर सब मुझे शाबे कहते हैं, हुक्म करें। जमशेद बोला एक बहुत ही खुफिया मामला है, तुमसे काम लेना है, मैं माकूल मुआवजा दूंगा। वो बोला ओ बाऊजी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, पुलिस वाले आशी को उठाकर ले गए हैं, मैं पुलिस के चक्कर में पड़ने वाला काम नहीं करूंगा। जमशेद ने पूछा ये आशी कौन है? वो बोला हमारी अंजुमन की एक मेंबर है, मैं तवाइफों की अंजुमन का सेक्रेटरी हूँ। पुलिस वाले कहते हैं आशी नई लड़की है, बाहर से आई है और यहाँ वाले उससे धंधा करा रहे हैं। जबकि मैंने अंजुमन का रजिस्टर दिखाया, 2 महीने से उसका नाम रजिस्टर में लिखा है। जमशेद ने पूछा उसे किस थाने में ले गए हैं? वो बोला आप पूछ के क्या करेंगे? जमशेद बोला अगर तुम मेरा काम करोगे तो आशी आधे घंटे के अंदर तुम्हारे पास आ जाएगी। वो बोला आधे घंटे में आ जाएगी? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। दरअसल उस थानेदार का दिल आशी पे आया है, वो उसे सुबह से पहले नहीं छोड़ेगा। जमशेद बोला अगर वो अभी आ जाए तो मेरा काम करोगे? वो बोला जनाबे आली, सर के बल करूंगा, अभी करूंगा। जमशेद फरी से मोबाइल फोन लेकर चंद कदम के फासले पर एक गली में गया। फिर राब्ता करने के बाद बोला सर मैं जमशेद तारड़ बोल रहा हूँ, आपसे एक जरूरी काम है। पूछा गया क्या काम है? जमशेद बोला मैंने आपको ताबानी और मुराद के बारे में बताया था, आपने फरमाया था कि अगर वो फ्रॉड हैं और उनकी हरकतें मशकूक हैं और वो अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ रहे तो मैं उनमें से किसी एक को ट्रैप करके उनसे उनकी असलियत उगलवा सकता हूँ। कहा गया मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत देता हूँ। जमशेद ने कहा सर बड़े मुजरिम को पकड़ने के लिए एक छोटे मुजरिम पर एहसान करना है और उससे मैं काम लेना चाहता हूँ। उसने बताया कि आशी कानूनी तौर पर लाइसेंस याफ्ता तवाइफ है, लेकिन भाटी गेट का थानेदार गैर कानूनी धंधा करने के इल्जाम में उसे महज अपनी अय्याशी के लिए ले गया है। अगर अभी आशी को रिहाई मिल जाए तो मैं शाबे को अपना एहसान मंद बनाकर बहुत बड़ा काम निकाल सकता हूँ। अफसर ने कहा मैं थाने फोन कर रहा हूँ, किसी को भेज दो, उस औरत को रिहाई मिल जाएगी। जमशेद ने शुक्रिया अदा करके फोन बंद कर दिया। शाबे के पास आकर बोला अपने किसी बंदे को थाने भेज दो, वो आशी को वहाँ से ले आएगा। वो बंदा सिर्फ इतना कहेगा कि उसे CIA के अफसर ने भेजा है। वो मरूब होकर जरा पीछे हटकर बोला बाऊजी आप CIA वाले हैं? जमशेद बोला अब मेरी बात न करो, मेरा काम करो। वो बोला मैं तो आपका खादिम हूँ, हुक्म करें। जमशेद बोला एक बंदे को उठाना है। वो बोला हो जाएगा बाऊजी, हुक्म करें, कब उठाना है? जमशेद ने कहा अभी उसका पीछा करोगे, आज रात या कल तक उसे उठाकर ऐसी जगह ले जाओ जहाँ से वो फरार न हो सके, फिर मैं आकर उसे अपने खुफिया अड्डे पर ले जाऊंगा, मैं इस काम का माकूल मुआवजा भी दूंगा। वो बोला ओ साहब जी मुआवजे की बात करके शर्मिंदा न करें, मैं तो आज से आपकी ही खिदमत करने के लिए जिंदा हूँ, ये बताएं कि बंदा कहाँ है? जमशेद ने कहा मैं हाथ के इशारे से नहीं बताऊंगा, तुम शाही मस्जिद में दाखिल होने वाले बड़े दरवाजे की तरफ देखो, वहाँ बाएं हाथ वाली गली में एक बड़ी सी वैन खड़ी है, उस पर ताबानी मुराद रियायती मोबाइल शिफा खाना और एम्बुलेंस लिखा हुआ है। उसमें 2 जवान हैं, उनमें से एक जवान बहुत खूबसूरत है, वो दूसरे साथी की तरह बॉडी बिल्डर नहीं है, लेकिन सुना है कि बहुत खतरनाक फाइटर है। उसी खूबसूरत जवान का नाम ताबानी है और उसी को अगवा करना है। ये अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि वो तरने वाला नहीं है, आसानी से हाथ नहीं आएगा, उसे जख्मी करके या बेहोश करके अगवा करना होगा। शाबे बोला साहब जी ये हम पे छोड़ दें, आपने टाइम दे दिया है, हम आज रात या कल रात तक उसे आपके पास पहुंचा देंगे। जमशेद बोला वो दोनों हमारा ताकुब कर रहे हैं, हम अभी गुलबर्ग जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? वो बोला है जी साहब जी, हाई रूफ सुजुकी है, वो आपका ताकुब कर रहे हैं, हम उनका ताकुब करेंगे, आप लोगों को पीछे आने के लिए 15-20 मिनट का टाइम दें। जमशेद बोला ठीक है, हम यहाँ दूध पीने के बहाने रुके रहेंगे, फिर गुलबर्ग की तरफ चल पड़ेंगे। शाबे ने दूध वाले से कहा बीबी जी और साहब जी को 2 गिलास ठंडा मीठा दूध पिलाओ, खबरदार पैसे न लेना। शाबे वहाँ से चलता हुआ गली के एक मकान में आया, वहाँ एक कद्दावर पठान और 2 आदमी बैठे हुए थे। शाबे ने सीना तान कर कहा ओए अनवर, अभी थाने जा और थानेदार से बोल तुझे CIA के बड़े अफसर ने भेजा है। थानेदार ये सुनते ही आशी को रिहा कर देगा। अनवर ने कहा शाबे होश में है, थाने जाकर CIA के अफसर की धौंस दूंगा तो वो मुझे भी अंदर कर देंगे। शाबे ने कहा जाता है या दूं एक हाथ की? खोते दे पुत्र, मैं तवाइफों की अंजुमन का सेक्रेटरी हूँ, कोई मामूली बंदा नहीं हूँ, CIA वाले मुझसे मिलने कारों में आते हैं। अनवर चला गया। शाबे ने दूसरे आदमी से कहा जा और फौरन अपनी सुजुकी ले आ, पेट्रोल और सीट के नीचे हथियार चेक कर ले, जा 5 मिनट के अंदर गाड़ी ले आ। पठान साथी ने कहा ओए शाबे क्या मामला है?
खोच आम को भी बताओ। वो बोला दलेर खान अभी तुम्हारा ही काम है, एक बड़ी खूबसूरत से जवान को अगवा करना है। दलेर खान बोला जवान खूबसूरत है और चिकना है तो हम उसको नहीं छोड़ेगा, बोलो किधर है वो। शाबे बोला तुम चलो, मैं रास्ते में सब समझा दूंगा, मगर दलेर खान गड़बड़ नहीं करनी, तुम चिकने छोकरों को देख कर फिसल जाते हो, ये CIA वाले साहब का शिकार है। हाईरूफ सुजुकी आ गई। शाबे दलेर खान और 2 साथियों के साथ उसे ड्राइव करता हुआ गली के मोड़ पर आया तो जमशेद फरी के साथ बैठा कार में जा रहा था। मोबाइल शिफा खाने वाली वैन उस कार से काफी फासला रखते हुए उनके ताकुब में जा रही थी। शाबे उस वैन के पीछे चल पड़ा। तीनों गाड़ियां आगे पीछे चल रही थीं। फरी ने जमशेद से पूछा पता नहीं तुम कैसे आदमी से काम ले रहे हो, ताबानी और मुराद बहुत ही चालाक हैं, क्या ये लोग उन दोनों को काबू कर सकेंगे? जमशेद बोला शाबे बहुत चालाक बंदा है और उसका साथी दलेर खान फौलादी पठान है, मुझे यकीन है वो नाकाम नहीं रहेंगे। वैसे आजमाने में क्या हर्ज है, वो नाकाम होंगे तो फिर दोनों को किसी और तरह ट्रैप किया जाएगा। वो गुलबर्ग की लिबर्टी मार्केट में पहुंच गए। सामने ज्वेलर की बहुत बड़ी दुकान थी। वो दोनों कार लॉक करके उस दुकान के अंदर गए। मुराद ने अपनी गाड़ी उनसे दूर रोकी थी। उसने कहा ताबानी हमारा बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है, तुम उस दुकान में जाओ और शोकेस में बम रख दो, तुम जैसे ही बाहर निकल कर दूर जाओगे मैं यहाँ से रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दूंगा। ताबानी ने कहा यार फरी और जमशेद मुझे देख लेंगे। मुराद बोला देखने दो, तुम्हारी वहाँ मौजूदगी की गवाही देने के लिए जिंदा तो नहीं रहेंगे, जल्दी करो। वो गाड़ी से निकल कर दुकान की तरफ आया। उसकी जेब में रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होने वाला बम था। वो साइज में छोटा था मगर कारकर्दगी में जबरदस्त तबाही मचाने वाला था। ताबानी ने दुकान में आकर देखा, वो एक वसीओ अरीज दुकान थी। शीशों की दीवारों के पीछे भी सोने चांदी और हीरे जवाहरात नुमाइश के लिए रखे हुए थे। ताबानी ने कई आईनों में फरी और जमशेद को देखा। फरी दूर एक काउंटर पर सेल्समैन से कुछ कह रही थी। दूसरे काउंटर के सेल्समैन ने ताबानी से पूछा फरमाएं सर, नए डिजाइन हैं दिखाऊं? ताबानी ने कहा वहाँ शोकेस में सोने का एक सेट है, इधर आओ मैं बताता हूँ, वही सेट मुझे चाहिए। वो शोकेस के पास आया। सेल्समैन ने स्लाइडिंग शीशे के पट को एक तरफ हटाया। ताबानी ने एक खूबसूरत से मखमली डिब्बे में रखे हुए जेवरात के सेट को उठाते वक्त सेल्समैन की नजरें बचाकर छोटे से बम को वहाँ रख दिया। जेवरात के सेट और सेल्समैन के साथ काउंटर पर आया। फिर उसकी कीमत पूछ कर बोला ओह मैं ब्रीफकेस कार में छोड़ आया हूँ, रकम उसी में है, ये सेट यहीं रहने दो, मैं अभी रकम लेकर आता हूँ। वो तेजी से चलता हुआ दुकान के बाहर आया, लेकिन अपनी वैन की तरफ इसलिए नहीं गया कि बाद में कोई उस वैन की निशानदही न करे। मुराद हाथ में रिमोट कंट्रोल लिए देख रहा था। जब ताबानी दुकान से दूर चला गया तो उसने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। यकबारगी दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। दुकान के शीशों, शोकेसों और दरवाजों के साथ दुकान के अंदर मौजूद लोगों के भी चीथड़े उड़ गए। मर्द, औरतें और बच्चे चीखते चिल्लाते दूर भागने लगे। ताबानी दौड़ता हुआ उधर से गुजरा जहां शाबे की कार खड़ी हुई थी। अचानक उसके सर पर एक आहनी जरब पड़ी। वो चीखता हुआ, लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा। दलेर खान ने आगे बढ़कर उसे उठाकर गाड़ी के अंदर डालकर कहा शाबे चलो। शाबे ने परेशान होकर कहा रुक जाओ खान, तुमने देखा नहीं हमारा CIA वाला साहब बीबी जी के साथ दुकान में गया था। ओए खुदाया रहम, हमें मालूम करना चाहिए, शायद वो बच गए होंगे और सिर्फ जख्मी हुए होंगे। दलेर खान ने कहा ओए शाबे तुम उधर जाकर देखो, हम इसको ले जाता है, ये होश में आएगा तो गड़बड़ करेगा। शाबे के साथी और दलेर खान बेहोश ताबानी को सुजुकी में लेकर चले गए। शाबे तबाह होने वाली दुकान को देख रहा था। अब वहां आग के शोले भड़क रहे थे। वो एक गली की तरफ दौड़ता हुआ दूसरी तरफ से घूमता हुआ उस दुकान के पिछले हिस्से की तरफ आया। दुकान का वो पिछला हिस्सा महफूज था। कुछ लोग उधर से जान बचाकर निकल आए थे। इन बचने वाले खुश नसीबों में फरी और जमशेद भी थे। फरी इस जबरदस्त धमाके की ताब न लाकर बेहोश हो गई थी। जमशेद उसे शाने पर लाद कर वहां से दूर दौड़ता चला आया था। फिर एक कोठी के सामने पहुंचकर फरी को घास पर लिटाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा और दूर तक देखने लगा कि किसी गाड़ी में लिफ्ट मिल जाए ताकि फरी को अस्पताल पहुंचा सके। उसी वक्त शाबे ने उसे देखा, फिर दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने कार की चाबी देते हुए कहा शाबे फौरन हमारी कार ले आओ। वो बोला साहब जी कार तो दुकान के बिल्कुल सामने थी, वो भी तबाह हो गई है। जमशेद बोला देर न करो, जाओ अपनी गाड़ी ले आओ। शाबे बोला दलेर खान आपके मतलूबा बंदे को हमारी गाड़ी में ले गया है, आप फिक्र न करें, मैं भी टैक्सी लाता हूँ। वो पलट कर जाना चाहता था। दूर से एक कार आ रही थी। शाबे फौरन अपने लिबास से रिवॉल्वर निकालकर उसे दोनों हाथों से थामकर बीच सड़क पर खड़ा हो गया। कार की विंड स्क्रीन की तरफ निशाना लेते हुए ललकारता हुआ बोला गाड़ी रोको वरना फायरिंग शुरू कर दूंगा। वो दौड़ता हुआ कार वाले के पास आकर बोला
बोला, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस इन बीबी जी को किसी करीबी क्लिनिक में पहुंचा दो। जमशेद फरी को उठाकर पिछली सीट पर ले आया। शाबे कार वाले के साथ अगली सीट पर बैठ गया। कार चल पड़ी। उस दुकान में धमाका होने के बाद मुराद अपनी वैन से बाहर आ गया था। उसने ताबानी को दूसरी तरफ दौड़कर जाते देखा था। ये इत्मीनान था कि वो खौफजदा होकर दौड़ने वालों के दरमियान एक लंबा चक्कर लगाकर उसके पास आएगा। उससे पहले कई जवान जख्मी औरतों और बच्चों को उठाकर मोबाइल शिफा खाने के पास ले आए थे। मुराद उन्हें दवाएं दे रहा था। दूसरे जवानों के ताउन से उनके जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। कई ऐसे जख्मी लाए जा रहे थे जिन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, लेकिन मुराद और दूसरे जवानों ने कहा कि वो जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचा रहे हैं। अगर वो एम्बुलेंस अस्पताल तक जाती आती रहेगी तो दूसरे जख्मी इमदाद से महरूम रहेंगे। मर्द, औरतें और बूढ़े मुराद को दुआएं दे रहे थे कि ऐसे नाजुक मौके पर वो अपना मोबाइल शिफा खाना वहां ले आया था। वो बेचारे नहीं जानते थे कि धमाके और तखरीबकारी का जिम्मेदार भी वही है। वो तिब्बी इमदाद पहुंचाते हुए ताबानी की वापसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया। तमाम जख्मियों को इमदाद दी जा चुकी थी। आखिर में वो बुरी तरह जख्मी होने वालों को करीबी अस्पतालों तक पहुंचाने लगा। बार बार उस तबाहशुदा दुकान की तरफ आता रहा, लेकिन उसे ताबानी नजर नहीं आया। वो इकराम शाह की कोठी में आया। ताबानी वहां भी नहीं पहुंचा था। उसने बताया कि गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट की एक बड़ी ज्वेलर की दुकान को दहशतगर्दों ने बम धमाके से तबाह कर दिया है। बेगम ये सुनते ही अपने सीने पर दोनों हाथ मारकर बोली, हाय मेरी बच्ची, मेरी फरी वहां हीरे का सेट लेने गई थी। इकराम शाह ने कहा, कोई जरूरी नहीं है कि वो धमाके के वक्त उस दुकान में हो, फिर भी हमें वहां जाकर मालूम करना चाहिए। वो सब मुराद के साथ तबाहशुदा दुकान के पास आए। सबसे पहले दुकान के सामने उन्हें बेगम की टूटी फूटी सी कार दिखाई दी। बेगम रोने लगी। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा रहे थे। उन लाशों के लिबास जलकर राख हो चुके थे। टुकड़ों से पहचाना नहीं जा सकता था कि उनमें फरी और जमशेद भी हैं या नहीं। इंसानी जिस्मों के ऐसे परखचे उड़े थे कि सर और चेहरे भी सलामत नहीं रहे थे। बेगम और इकराम शाह अपने आंसू पोंछ रहे थे। रखशंदा फूट फूट कर रो रही थी। मुराद उन्हें तसल्लियां दे रहा था कि कार के तबाह होने से क्या होता है। हो सकता है वो कार को वहां छोड़कर दूसरी किसी दुकान में गए हों और इसी तरह जिंदा हों। उन्होंने पूरी लिबर्टी मार्केट में उन्हें तलाश किया, फिर घर वापस आ गए। फरी वहां भी वापस नहीं आई थी और अब मुराद तशवीश में मुब्तला हो रहा था कि ताबानी कहां रह गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।